के एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है, क्योंकि पिछले साल के पेपर से ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट करके आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको पिछले साल का पेपर अवश्य तैयार करके एग्जाम में जाना है। एएलपी की आपकी एग्जाम डेट लगा दी गई है, जो कि आपका नवंबर में होने वाला है, और 25 नवंबर से आपका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दिसंबर में टेक्नीशियन की एग्जाम डेट लगाई गई है, 16 दिसंबर से आपके टेक्नीशियन के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितना समय अभी आपके पास बचा है, इस समय को आपको अच्छे से प्रयोग करना है और ढेर सारे पिछले साल के पेपर को तैयार करके जाना है। ये हमारा एएलपी एंड टेक्नीशियन सीरीज का 7वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 6 वीडियोज कराए हैं, जिन्हें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन सभी पिछले साल के पेपर में से आप लोग इस समय कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए, इसे तोड़ करके आप लोग समझिए। सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए NH4 के होल टॉइज में कितने आपको एटम्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की संख्या अंदर आपको देखने को मिल रही है 1 और हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं 4, लेकिन बाहर लगाए होल टॉइज तो नाइट्रोजन की जो एटम्स होंगी उनकी संख्या 2 गुना हो जाएगी। नाइट्रोजन अंदर 1 है और बाहर लगाए होल टॉइज इस फार्मूले में, तो नाइट्रोजन के एटम्स 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन अंदर 4 हैं और बाहर लगाए होल टॉइज तो हाइड्रोजन के एटम्स जो हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे SO4 लिखा मिल रहा है, तो S की संख्या यहाँ पर तो आपको 1 देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 होंगे। तो टोटल इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो एटम्स आपको कितने मिल गए, 8 2 10, 10 से 11 4 15, मतलब कि अमोनियम सल्फेट के एक अणु में आपको 15 परमाणु देखने को मिल रहे हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन को घुमा भी देता है, पूछ सकता था अमोनियम सल्फेट के 2 अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो अगर आपसे 2 पूछेगा तो इसकी संख्या को आपको डबल कर देना है। अगर 3 पूछता है तो 3 गुना कर दीजिएगा। इस प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चनों को समझना भी है, तो सही ऑप्शन होगा पहला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा एक सिप्रोट्रोप है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए। सिप्रोट्रोप को हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी, और मृतोपजीवी वे आपके जीव होते हैं जो सड़े गले पेड़ पौधों या फिर सड़े गले जीवों से अपना भोजन बनाते हैं, वे आपके सिप्रोट्रोप में रखे जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा कुकुरमुत्ता, जिसे हम लोग इंग्लिश में मशरूम कहते हैं। इसकी सब्जी भी आप लोग खाते होंगे, ये आपका मृतोपजीवी में आता है। तो मृतोपजीवी में आपके जैसे ऑप्शन में आपके कवक रख सकता था, मशरूम एक प्रकार का कवक ही है। जीवाणु भी आपके ऑप्शन में रख सकता था, जीवाणु भी आपके मृतोपजीवी होते हैं। ईस्ट भी आपके ऑप्शन में रख सकता था, पेंसिलियम रख सकता था, ब्रेड मोल्ड रख सकता था। तो इनको भी आपको याद करके चलना है कि मृतोपजीवी कौन कौन से आपके होते हैं। इनके वर्ग की बात करेंगे, किस वर्ग के अंतर्गत ही आपके आते हैं, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आपके मृतोपजीवी आते हैं। इनका शरीर जो होता है थैलस के समान होता है, जड़ तना पत्ती में ये आपके विभाजित नहीं होते हैं। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है, आपको बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो गया, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके साथ में पानी को हम लोग क्रिया करा देते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और गैस कौन से निकलेगी, क्लोरीन गैस यहाँ पर से निकलती है। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट हो जाएगा। तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस। ये आपको याद करके भी चलना है। तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किस में करते हैं, पानी को शुद्ध करने के रूप में करते हैं, और क्लोरीन गैस को बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा चौथा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई जो होती है क्या होती है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसे सब लोग सही करके आते हैं। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला, ओम जो होती है वो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है, क्योंकि ओम सलाह क्या कहता है, ओम सलाह कहता है R बराबर V/I के, जहाँ पर R क्या है प्रतिरोध है, V क्या है वोल्टेज है, I क्या है धारा है। तो ओम सलाह के अंतर्गत जो R होता है उसकी एसआई इकाई जो होती है वो ओम होती है। ऑप्शन में आपके न्यूटन दिया गया है, न्यूटन किसका इकाई होती है, ये बल की होती है। कूलाम किसकी इकाई होती है, ये आवेश की होती है। और जूल किसकी होती है, कार्य या फिर ऊर्जा की इकाई जो होती है वे आपकी जूल होती है, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में ओम भी आता है, और यदि आपसे पूछता है कि ओम मीटर, ये ओम का निशान है और मीटर, अगर ओम मीटर किसका मात्रक होता है,
ओम मीटर जो होता है वो रेजिस्टिविटी का मात्रक होता है, या फिर हिंदी में बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। यदि आपसे पूछे कि ओम इनवर्स किसका मात्रक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मेहो, MHO, ओम का उल्टा, देखिए ओम इस प्रकार से लिखा जाता है, ओम इनवर्स करेंगे तो मेहो जो है ये किसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है आपका चालकता का। ठीक है, चालकता जो होती है वो 1/R होता है, मतलब कि G बराबर 1/R होता है। अगर रजिस्टेंस बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, रजिस्टेंस घटेगा तो चालकता जो है बढ़ेगी। इस प्रकार से चालकता का जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स या फिर मेहो होता है, ये भी आपको याद करके चलना है। रेजिस्टिविटी का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है किस उत्पाद के अगर मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो सभी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो सही ऑप्शन होगा पेट्रोलियम। अगर डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो सारा परिवहन ही आपका डीजल पेट्रोल से चलता है, जितने आपके समुद्र के जहाज हैं वे भी आपके माल जो हैं डीजल से ढोते हैं, जितने आपके ट्रक हैं ये भी सभी आपके पेट्रोलियम से चलते हैं। तो अगर पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा तो भाड़ा महंगा हो जाएगा, और भाड़ा महंगा हो जाएगा तो हर चीज़ें आपकी महंगी हो जाएंगी। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा पेट्रोलियम होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है mv के। ठीक है, जहां पर m क्या होता है, मास होता है, और v क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो किस ऑप्शन में लिखा गया है, मास और वेलोसिटी, तीसरे वाले में। द्रव्यमान और वेग के मल्टीपल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। और बल क्या होता है, F बराबर ma होता है। मास और एक्सेलरेशन या फिर द्रव्यमान और त्वरण के मल्टीपल को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपसे संवेग पूछा गया था, तो सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई आपको f दी गई है और उसे किसी द्रव में जिसका अपवर्तनांक आपको 4/3 लिखा गया है उसमें डुबोया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में देखें यहाँ पर दर्पण पूछा गया है। दर्पण और लेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर लेंस पूछा जाएगा तो काफ़ी अलग सवाल हो जाएगा, दर्पण पूछा जाएगा तो इसमें जो आंसर होगा वो एफ ही रहेगा, क्योंकि दर्पण जो होता है उसे किसी भी आपके द्रव में डुबोएंगे तो वो द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता है। आपका उत्तल दर्पण हो जाए या अवतल दर्पण हो जाए, इससे आप किसी भी द्रव में डुबोएंगे तो उसकी फोकस लंबाई जो है चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आपके एग्जाम में लेंस से पूछ लिया तो इसे भी आप लोग एक बार देखने का प्रयास करिएगा, उसमें लेंस का आपको अपवर्तनांक भी देगा और द्रव का अपवर्तनांक भी देगा। यदि आपसे लेंस में क्वेश्चन आता है, अगर लेंस का अपवर्तनांक म्यू है और द्रव का अपवर्तनांक जो है म्यू डैश है, तो इसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यदि लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है और द्रव का अपवर्तनांक कम है और उस द्रव में आप डुबो रहे हैं, तो लेंस की क्षमता घटेगी और फोकस दूरी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो लेंस की प्रकृति होगी वो सेम रहेगी। जैसे अवतल लेंस है तो अवतल लेंस ही रहेगा और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस ही रहेगा। यदि म्यू बराबर म्यू डैश के हो गया लेंस में, मतलब कि लेंस का अपवर्तनांक और पानी का अपवर्तनांक दोनों सेम हो जाएगा, तो लेंस जो है आपका समतल प्लेट की भांति काम करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेंस की बात करेंगे तो लेंस का अपवर्तनांक और पानी के अपवर्तनांक अगर सेम है और उसी द्रव में डुबोया जा रहा है तो लेंस आपका समतल प्लेट की भांति काम करेगा, क्योंकि फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो क्षमता शून्य हो जाती है। इसी प्रकार से तीसरा जो होता है, अगर लेंस का अपवर्तनांक कम है और पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा है, उसमें आप डुबो रहे हैं, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता घट जाएगी। इससे लेंस की प्रकृति भी चेंज हो जाती है। याद रखिएगा, उत्तल जो लेंस होगा वो अवतल बन जाएगा, अवतल लेंस होगा उत्तल बन जाएगा। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, ये तीनों कंडीशन। लेंस भी आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और अगर आपको कंफ्यूज कराना होगा तो दर्पण इसी प्रकार से रख देगा और कई लोग जो हैं लेंस समझ के इसके फोकस दूरी को चेंज करते रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। तो देखिए मैंने आपको रटाया हुआ है कि सर्च लाइट आपका हो गया तो उसमें आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट हो गया, गाड़ी की जो आपकी हेडलाइट होती उसमें आपका
ENT मतलब कि नाक कान गला के जो डॉक्टर होता है वो आपका किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर जो आपका कुकर हो गया उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टार्च में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में। इस प्रकार से मैंने आपको रटाया हुआ है कि कौन सा दर्पण कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का अपसारी दर्पण होता है, ये अनंत से आने वाले प्रकाश को फैला देता है। समझ गए आप। उसी प्रकार से अगर आपसे उत्तल दर्पण पूछता है तो साइड जो आपके मिरर होते हैं या रेयर मिरर जो होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है मार्च 2018, तो अभी हम लोग चेंज करके इसे 2024 का अपडेट डाटा हमको पढ़ना है, क्योंकि ये पुराना पेपर है। लेकिन हम आपको पेपर इसलिए करा रहे हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वे आपको इस प्रकार से तैयार करके जाने हैं। आपसे पूछा जा रहा है इलाहाबाद बैंक के MD और CEO कौन है, तो इस प्रकार से आपको सारे बैंकों के जो हैं अध्यक्ष और CEO को याद करके जाना है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो इलाहाबाद बैंक का विलय जो है ये किस बैंक में हो गया है, ये इंडियन बैंक में हो गया है। याद रखिएगा, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपसे पूछेगा तो इंडियन बैंक के CEO पूछेगा और वो कौन है, शांतिलाल जैन है। याद कर लीजिएगा, शांतिलाल जैन जो हैं वे आपके इंडियन बैंक के CEO हैं। 2024 में अपडेट डाटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपसे इंडियन बैंक का पूछ सकता है कि विलय, इलाहाबाद बैंक का विलय किस में किया गया है, इंडियन बैंक में किया गया है, इसलिए क्वेश्चन आपको कराएं। पुराना डाटा तीसरा ऑप्शन था। अब देखिए तमिलनाडु के आपसे राज्यपाल पूछे गए थे पिछले पेपर में, तो अभी हम लोग 2024 का अपडेट डाटा पढ़ेंगे कि 2024 में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। चलिए बताने का प्रयास करिए आप लोग। तो तमिलनाडु के राज्यपाल इस समय अगर 2024 की बात करेंगे तो RN रवि हैं। ठीक है, 2024 का हमको सारा डाटा याद करके चलना है। अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो MK स्टालिन जो हैं वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल पूछा गया था तो सारे आप लोग राज्यपाल हर राज्यों के याद करके चलिएगा। पुराने डाटा के अनुसार सही ऑप्शन था दूसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 11 नंबर हो जाएगा। तो देखिए दो प्रकार के आपके प्रजनन होते हैं, एक लैंगिक एक आपका अलैंगिक। तो अलैंगिक आपके जो प्रजनन होते हैं उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे आपका अमीबा, ये भी आपके अलैंगिक जनन करते हैं। अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सभी आपके अलैंगिक जनन करते हैं। इसमें क्या होता है, एकल जीव ही प्रजनन कर सकते हैं, दो जीव की आवश्यकता नहीं है, नर मादा की आवश्यकता नहीं है, एकल जीव ही जो हैं वो प्रजनन कर सकते हैं, वो आपके अलैंगिक जनन में आते हैं। और लैंगिक जनन में दो लोग की आवश्यकता होती है, नर और मादा की। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अलैंगिक जनन में क्या क्या होता है। तो नए जीव जो होते हैं, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। मतलब कि अमीबा जो है उसका जो लड़का होगा या फिर उससे जो जीव उत्पन्न होगा वे सभी एक जैसे दिखते हैं। हाइड्रा में भी आपको देखते होंगे एक जैसे दिखेंगे। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है, जिस प्रकार से मनुष्यों में आपका जनन होता है, आप देखते होंगे आपके माता पिता और आप दोनों भिन्न भिन्न हैं। आप अपने माता पिता के जैसे नहीं दिखते हैं, उसमें विविधता आ जाती है कई प्रकार की। लेकिन जो आपके लैंगिक अलैंगिक जनन होते हैं उसमें विविधता नहीं आती है। जैसे माता पिता होते हैं सेम वैसे ही उसके नए जीव या पुत्र होते हैं। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। तो अलैंगिक जनन में नए जीव जनक जो होते हैं माता पिता के बिल्कुल सेम संरचना होती है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो आपको देखिए हमने बताया था फार्मूला कैसे, A बराबर P+N बताया था। मतलब कि एटॉमिक जो आपका एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, न्यूट्रॉनों की N बराबर आ जाएगा A-P के। मतलब कि द्रव्यमान संख्या और परमाणुओं की संख्या, इन दोनों के अंतर को न्यूट्रॉन कहते हैं। सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर सोडियम हमारा 11 इसका होता है परमाणु क्रमांक और 23 होता है इसकी द्रव्यमान संख्या। तो अगर आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो दोनों को आप लोग घटा दीजिए, 23 में से 11 घटा देंगे तो 12 आ जाएंगे इसके न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ गए। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का योग जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होती है।
ये भी आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 12, 24 हो गया, तो 12 यहाँ पर प्रोटॉन्स हो गए, 24 यहाँ पर जो हो गया वो मास नंबर हो गया या द्रव्यमान संख्या हो गई। तो 24 में से अगर आप 12 घटा देंगे तो 12 यहाँ पर आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स की संख्या। अब 12 देखिए सेम हो गए, तो इन्हें हम लोग कह सकते हैं ये एक प्रकार के सम न्यूट्रॉनिक हैं, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है सोडियम और मैग्नीशियम में सेम है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर ये 13 होगा। ऑक्टेट वर्गीकरण में न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो अंतिम तत्व है? ठीक है, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं न्यूलैंड की जो आपकी सीरीज थी, जो न्यूलैंड ने अपनी पीरियड टेबल बनाई थी, इसे आप लोग गौर से देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए अगर हम न्यूलैंड के पहले तत्व की बात करेंगे तो पहला तत्व हाइड्रोजन था। टोटल तत्व इसमें 56 रखे गए थे। लास्ट तत्व देखिए यहां पर थोरियम रखा गया है ना 56, तो लास्ट तत्व जो था वो 56 तत्व थे। तो अंतिम पूछा जाएगा तो थोरियम सही करना है, पहला पूछा जाएगा तो आपको हाइड्रोजन सही करना है, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल तत्वों की संख्या 56 थी। 1866 में न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेट का नियम दिया था, ये भी आपको याद रखना है। और न्यूलैंड का ऑक्टेट का नियम जो है किस तत्व के आगे जाकर के फेल हो गया था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेट का नियम था वो किस स्वर ध्वनि में चलता है। तो आपका सारे गामा पादा नी, जिस प्रकार से संगीत के स्वर होते हैं उसी प्रकार से सारे गामा पादा नी के बाद जैसे सा फिर से आ जाता है। तो न्यूलैंड ने बताया था कि जैसे यहाँ पर देखिए इसने तत्वों के नंबरिंग कर रखी है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वां जो आपका तत्व होगा उसके गुण हाइड्रोजन के, फ्लोरीन के, क्लोरीन के, इनके गुण जो होंगे आपस में समान होंगे 8वें तत्व के, इसलिए न्यूलैंड का ऑक्टेट इसे कहा जाता है। और आपसे पूछा जाता किसके आगे जो है वो न्यूलैंड का लॉ फेल हो गया था, तो कैल्शियम तत्व के आगे जो है गुण मिलना कम हो गए थे, इसलिए कैल्शियम तत्व के आगे न्यूलैंड का नियम जो है फेल हो गया था। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जितने आपके एग्जाम में न्यूलैंड से पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा अंतिम तत्व जो था वो थोरियम था। तत्वों की संख्या कितनी है 56, और 56वां तत्व ही थोरियम था, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इस प्रकार से देखिए सारे गामा पादा नी, इस प्रकार से अगर हम देखें संगीत के स्वर में तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इनके गुण आपस में समान होंगे, इनके गुण आपस में समान, और फिर कैल्शियम के आगे जो है ये सीरीज आपकी आगे नहीं बढ़ पाई थी, नेक्स्ट तत्वों के गुण आपस में मैच नहीं कर रहे थे। इससे आप लोग को इसलिए मैंने दिखाने के लिए प्रयास किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं, आपको बताने हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े से डीप पूछे गए हैं, तो इन्हें अगर आपको नहीं तैयार हो पाते हैं तो आपको रटने ही पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर रेनवियर के नोट्स से क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसे समझने का प्रयास करिएगा। यह है आपकी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में आपको मालूम है साइटान होता है, एक्सॉन होता है, डेंड्रॉइड्स होता है, और यहाँ पर देखिए आपको माइलिन सीट देखने को मिल रही है। माइलिन सीट या फिर माइलिनीकृत एक्सॉन इसे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं रेनवियर के नोट्स जो हैं वो माइलिन सीट के अंतर्गत ही आते हैं। तो माइलिन सीट जो है जहाँ जहाँ पर संकुचित हो जाती है, देखिए यहाँ पर माइलिन सीट आई है और यहाँ पर संकुचित हो जा रही है, जहाँ पर सिकुड़ापन होता है वहाँ पर सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, उसी कहते हैं रेनवियर के नोट्स। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपने संरचना को देख लिया, अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा माइलिनीकृत एक्सॉन में, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, जब आप इस तंत्रिका कोशिका को ढंग से पढ़ेंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। समझ गए? इस चित्र को आपको अच्छे से देख लीजिए, इससे कई क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपसे 2018 से अपडेट करके हम लोग हमेशा 2024 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2024 यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। पूछा गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में इस समय बताइए अध्यक्ष कौन है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के इस समय अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर, याद रखिएगा नाम अनंत नागेश्वर। इसलिए आपको पुराने क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका ध्यान जो है, अगर आप करंट अफेयर में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 2024 में
प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनंत नागेश्वरम। ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। आपसे देखिए प्रधान सचिव भी पूछ सकता है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव इस समय कौन है? पीके मिश्रा हैं। ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो पुराना डाटा के अनुसार भी आंसर देख लीजिए। पहले जो थे वो विवेक देवराय थे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। उस धातु का आपको नाम बताना है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। देखिए धातुओं का जो गुण होता है, धातुएं ज़्यादातर कठोर हैं, लेकिन कुछ आपकी धातुएं जो हैं वो नरम धातुओं में आती हैं। जैसे आपके ऑप्शन में सोडियम रखा गया है। सोडियम आपकी नरम धातुओं में आती है, इसे चाकू से आप आसानी से काट सकते हैं। आपके ऑप्शन देखिए सोडियम भी दे सकता था, सोडियम तो दिया ही हुआ है। पोटेशियम दे सकता था, लिथियम भी आपकी नरम धातुओं में आती है, और सीजियम भी आपकी नरम धातुओं में आती है। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम ये सभी आपकी नरम धातुओं में आती हैं। कोई भी आपके ऑप्शन में रख सकता था, लेकिन ज़्यादातर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आपको देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपक्रियाशील आपकी धातु होती है। ये हवा में और नमी पा जाए तो आग पकड़ लेती है। तो सोडियम को, लिथियम को और पोटेशियम को, इनको भी आपको मिट्टी के तेल के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये भी आपकी बहुत ही ज़्यादा अपक्रियाशील धातुएं होती हैं। और आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधातु को, याद रखिएगा तब आपसे अधातु पूछेगा, किस अधातु को पानी के अंदर रखा जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अभी तो मिट्टी का तेल देखिए पूछा गया, किस अधातु को पानी के अंदर रखा जाता है? तो आपको सही करना है फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, इसलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है डुबो करके। मिट्टी के तेल में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, और अधातु में पूछेगा तो पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है फास्फोरस को। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु जो है वो क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति अगर 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने पर इस पर किया गया कार्य आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कई लोग दो प्रकार से करते हैं, दोनों प्रकार से, जिसमें आपको जिस प्रकार समझ में आता है वैसे आप लोग करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखिए कार्य क्या होता है, कार्य बराबर W बराबर F इंटू एस होता है। और F तो आपको फोर्स तो दिया नहीं गया, तो इसको और चेंज कर लीजिए। F क्या हो जाएगा, F बराबर MAS। मास आपको यहाँ पर दिया गया है 4 किलोग्राम, लेकिन एक्सेलरेशन और विस्थापन आपको नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे गति के तीसरे नियम को। गति का तीसरा नियम क्या कहता है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। ये गति का तीसरा नियम है। अंतिम वेग आपको दिया गया 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका स्क्वायर के लिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। प्रारंभिक वेग आपको 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दीजिए, और 2AS आ जाएगा। 2AS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 आ जाएगी। और AS की वैल्यू यहाँ पर से निकल करके 75/2, और AS यहाँ पर आप रख दीजिए AS की जगह में। मास आपको 4 दिया गया है, 75/2 आप रखेंगे, 2 से यहाँ पर कटेगा 2 आ जाएगा, 75 दूनी 150, तो कार्य जो आ जाएगा वो 150 जूल आ जाएगा। सही ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। कुछ लोग देखिए इसको गतिज ऊर्जा से लगाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जो वृद्धि होती है वो कार्य के बराबर ही होती है। तो काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि अगर आपको निकालनी है तो 1/2 mv, और यहाँ पर v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये आपकी वृद्धि आ गई काइनेटिक एनर्जी की। तो 1/2 m की वैल्यू आपको 4 दी गई है, और v2 यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, और v1 यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 2 से यहाँ कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 × 75 करेंगे तो फिर भी आपको आंसर जो है वो 150 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी कई लोग काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं, कुछ लोग गति के तीसरे नियम का प्रयोग करके लगाते हैं, जिसमें से आपको समझ में आ जाए वैसे आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। दोनों में आपको आंसर जो है पहला ही देखने को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक पुस्तक आपसे पूछी गई, उस लेखक का आपको बताना है नाम, जिसकी पुस्तक का नाम है द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बम्स, ठीक है, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए थे। तो ये पुस्तक जो है 2016 में उपन्यास लिखा गया था, किसके द्वारा, करण महाजन के द्वारा, ठीक है, जिन्हें बाद में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन अवार्ड ही मिला था। इसलिए पुस्तक अभी भी आपको याद करके चलनी है। जो पुस्तक अवार्ड पा जाती है ना, वो कई वर्षों तक आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इनका एक उपन्यास 2012 में इन्होंने लिखा था, जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग। ये भी काफ़ी फेमस हुआ था,
और करण महाजन का ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें 1996 में नई दिल्ली के बाजार में जो बम विस्फोट हुआ था उसके कहानी जो है इसके अंदर जो है रखी गई है, लेकिन रेलवे ने इसका आंसर गलत लगाया है, रेलवे ने चेतन भगत किया है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। ये करण महाजन की पुस्तक है, रेलवे से गलती होती है इसलिए ये पेपर करा रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि आंसर जो है रेलवे गलत करके चलता है। सही ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से, इसे अपडेट करके 2024 कर लीजिएगा। अभी भी जो अगर बात करें तो कोलकाता के आईपीएल टीम के जो हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है ये पूछा गया था। तो अभी अगर हम बात करें तो अभी भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार कोलकाता पूछा गया था, तो कोलकाता के कौन है? शाहरुख खान है, और शाहरुख खान के साथ में जूही चावला भी हैं। ठीक है, जूही चावला और शाहरुख खान दोनों इसके मालिक हैं। अगर हम बात करते हैं कि मुंबई के कौन है, तो मुंबई के आपके मुकेश अंबानी हैं। सनराइज हैदराबाद के भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे, सनराइजर्स हैदराबाद के कालानिधि मारन है। सीएसके मतलब कि चेन्नई के अगर आपसे पूछता है तो एन श्रीनिवासन है। अगर पंजाब के आपसे पूछता है तो पंजाब के कौन है? पंजाब के प्रीति जिंटा हैं। गुजरात लायंस अगर आपसे पूछता है तो केशव बंसल हैं, और लखनऊ से आपसे पूछता है तो कौन होंगे? संजीव गोयनाका होंगे। इस प्रकार से भी आप लोग इनकी लिस्टों को ध्यान में रखिएगा। अभी भी आपके शाहरुख खान जो हैं कोलकाता के मालिक हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि किन अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रोलिसिस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के द्वारा जो उच्च प्रतिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको जब अयस्क से निष्कर्षण करते हैं धातुओं का, तो किस क्रिया का प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करके इनका निष्कासन किया जाता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है रिक्त स्थान की जगह पर उचित विकल्प का आपको चयन करना है। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे किस समूह के अंतर्गत होते हैं? तो हमने आपको बताया था कि पादप जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन 3 भागों में पादप को जो है बांटा गया है। आपसे पूछा गया कि जो विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, तो मतलब कि अगर उसमें जड़ नहीं है, तना नहीं है और पत्ती भी नहीं है, तो ऐसे आपके जितने भी होते हैं वे सभी थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, जड़ तना पत्ती में ये विभाजित नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा इनका शरीर जो होता है थैले के समान होता है। मैंने बताया ना कि कवक, शैवाल और लाइकेन जैसे जो होते हैं ये सभी आपके थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादातर ये जीव जो होते हैं वो जलीय होते हैं, तो इनमें विभिन्न भाग जो हैं जड़ तना पत्ती पाए नहीं जाते हैं, वे थैलोफाइटा के अंतर्गत आपके रखे गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध जो हैं श्रृंखला में जोड़े जाएं, सीरीज में जोड़े जाएं, तो करंट का मान कैसा होता है ये आपको बताना है। तो इसे थोड़ा सा हम लोग संरचना के माध्यम से देखते हैं। आपके एग्जाम में श्रृंखला ही पूछा जाता है और समांतर श्रेणी मतलब पैरेलल ही पूछा जाता है। दोनों को आपको याद रखना है। मान लीजिए एक सर्किट हम लोग बनाते हैं और इसमें एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया और एक प्रतिरोध ये हो गया। 3 प्रतिरोध को हमने श्रेणी क्रम में यहाँ पर से जोड़ दिया है। समझिएगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें समान रहेगी, क्या यहाँ पर चेंजमेंट हो जाएगी। अगर यहाँ पर से धारा आई जा रही है तो इसमें प्रतिरोध मान लीजिए कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये तीनों आपके श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो अगर सीरीज में जुड़े हैं तो धारा चेंज नहीं होगी। जैसे आई यहाँ पर गई थी वैसे ही यहाँ पर निकल करके आई लौट भी आएगी, तो धारा चेंज नहीं होती। करंट का मान जो होता है एक समान होता है। सही ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा। किसमें बात किया है? श्रृंखला में जो हमने जोड़ा। श्रृंखला में करंट का मान जो होता है एक समान होता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है। इनके सिरे पर, पहले सिरे पर V1 होगा वोल्टेज, ठीक है, दूसरे के सिरे पर V2 होगा। ये आपका वोल्टेज हमेशा चेंज रहता है सीरीज में, और यहाँ पर V3 होगा। तो वोल्टेज चेंज रहेगा। ये हमने बात की श्रृंखला में, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि समांतर में क्या होता है। अब देखिए समांतर का आप लोग चित्र, ये हमारा पहला हमारा ये हो गया R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। इसको हमने आपको सीरीज क्रम में जोड़ दिया। अब यहाँ पर से मान लीजिए धारा आई गई, धारा आई जाती है,
अब यहाँ पर ये I1 हो जाएगी, I2 हो जाएगी, I3 हो जाएगी, ये 3 भागों में बढ़ जाएंगे। तो पैरेलल में, समांतर श्रेणी में आपको याद रखना है धारा का मान जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो तीनों पर एक ही होता है। मतलब यहाँ पर V है और लास्ट में V होगा, तो वोल्टेज चेंज नहीं होता किसमें, समांतरम में। यदि आपसे समांतर श्रेणी पूछेगा तो वोल्टेज चेंज नहीं होता है, श्रेणी में पूछेगा तो धारा चेंज नहीं होती है। धारा इसमें I1, I2, I3 3 भाग में डिवाइड हो जाती है और श्रेणी क्रम में धारा नहीं चेंज होती। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कंफ्यूज कराते हैं, इसलिए आज आपको क्लियर कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके किस आवधिक स्वभाव में माना जाता है, ये आपको बताना है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोजले की आवर्त सारणी आपके एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूज कराती है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो एटॉमिक मास के क्रम में बनाई गई थी, ये बात आपको एग्जाम में ध्यान करके चलनी है। और आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो एटॉमिक नंबर के क्रम में बनाई गई है, जो कि मोजले के अनुसार 1913 में बनाई गई थी। और तत्वों की संख्या लगभग आपकी 118 है। और जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी उस समय तत्वों की संख्या 63 थी। 1869 में मेंडलीव ने अपनी पुरानी आवर्त सारणी बनाई थी, याद रखिएगा। देखिए जो स्टूडेंट का पेपर है उन्होंने ऑप्शन नंबर 4 सही किया है, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी जब आपसे पूछेगा तो आपको एटॉमिक नंबर के क्रम में आपको लिखनी है, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किस सामुदायिक कानून के माध्यम से भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे, ये आपको बताना है। तो किस एक्ट के अंतर्गत ये हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट 1947 के अंतर्गत हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये ब्रिटेन की आपकी संसद में 4 जुलाई 1947 को ये एक्ट आपका पेश किया गया था और मंजूरी मिली थी इसे 18 जुलाई 1947 को। ये जो आपका अधिनियम था ये पारित किया गया ब्रिटेन की संसद में, और फिर आपका 15 अगस्त के दिन दोनों देशों को अलग कर दिया गया। 14 तारीख को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत बना था, ठीक है। किस एक्ट के अंतर्गत था वो दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है। 1 किलोवाट, ये 25 नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा। अगर देखिए आपको निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे, 1 किलो है मतलब कि 1000, 1 किलो में 1000 वाट हो गए आपके। वाट मतलब कि जूल सेकंड हो गए, और घंटा में 60 × 60 सेकंड आपके हो गए। तो अगर आपको इस प्रकार से देख रहे हैं तो 3.6 × 10⁶ जूल आपका निकल के चला जाएगा, ठीक है। निकालना हो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कई लोग याद रखते हैं 3.6 × 10⁶ जूल जो हो जाएगा वो 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा। इसे हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अगर यूनिट कहेंगे तो 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कहते हैं। ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है जो किसी परिपथ में 1 घंटा में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट या फिर 1 यूनिट, याद रखिएगा। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अम्ल जो है वो लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फार्मिक एसिड, दूसरा वाला ऑप्शन। इसका फार्मूला होता है HCOOH, ठीक है। ये फार्मिक एसिड का फार्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेथनोइक अम्ल, ठीक है। ये आपका लाल चींटियों में होता है, मधुमक्खियों में होता है, बिच्छू में होता है। बिच्छू में ज़्यादा होता है, मधुमक्खियों में थोड़ा कम होता है और चींटियों में और कम होता है। इसके काटने से क्या होता है, सूजन और दर्द जो है उत्पन्न हो जाता है। तो इनके अंदर होता है फार्मिक एसिड, याद रखिएगा। आपके ऑप्शन में देखिए मेलिक अम्ल भी लिखा गया है। तो मेलिक अम्ल किसके अंदर होता है, मेलिक अम्ल जो है वो सेब में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है, याद रखिएगा। टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है, टैनिक अम्ल जो होता है चाय में पाया जाएगा, और मेवा जो आप खाते हैं ना उसमें, चाय में, मेवा में, और वाइन जो शराब होती है ना उसमें आपका टैनिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल आपका पालक में, अमरूद में, टमाटर में, इसमें आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और भी देखिए आपके अम्ल जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ, आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। गेहूं में आपका ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है।
लैक्टिक अम्ल आपका दूध और दही में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है और फलों के रसों में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल जो है आपका घास, पत्ते और मूत्र में आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से कई आपके एग्जाम में और भी पूछे जाएंगे, तो उनकी डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी आप लोग इतने याद करके चलिएगा। सही ऑप्शन दूसरा वाला होगा। अब देखिए उपन्यास पूछा गया था। उपन्यास है हाफ ऑफ व्हाट आई से। हिंदी में से कहते हैं जो मैं कहता हूं उसका आधा। ये 2017 में प्रकाशित किया गया था। तो अभी आपको पुस्तकों में ध्यान देना है, कम से कम पुस्तकें रखिएगा आप लोग लिस्ट में, जो लेटेस्ट आपकी पुस्तकें हों। जैसे आपका 24 में एग्जाम हो रहा है, तो 22, 23, 24 की जो भी पुस्तकें आप 2-3 साल में प्रकाशित हुई हैं, उनकी लिस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। नहीं अगर आपको मिल रही हो तो बताइएगा, टेलीग्राम चैनल पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे और लिस्ट आपको दे देंगे। वहाँ पर से आप लोग इंपॉर्टेंट पुस्तक जो है एग्जाम के 2-4 दिन पहले देख के जाएंगे, तो कोई 1-2 पुस्तकें पूछी जाएंगी तो आपको आ जाएंगी। तो ये पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए थे। सही ऑप्शन होगा अनिल मेनन जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। नकारात्मक त्वरण जो है निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, ये आपको बताना है। तो नकारात्मक त्वरण का मतलब है मंदन, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ए बराबर होता है डेल्टा वी बाई टी होता है। डेल्टा वी का मतलब होता है v2 माइनस वी1 अपान टी, या फिर इसे कह सकते हैं v माइनस यू अपान टी। अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे और बटे समय करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर कोई वस्तु जो है मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है और फिर वो 10 से आगे बढ़ती है, फिर आगे उसका जो वेग है वो बढ़ करके 15 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है, तो अंतिम वेग देखिए ज़्यादा हो गया और प्रारंभिक वेग अगर कम है, तो अगर आप यहाँ पर से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 15/15 माइनस 5 करेंगे तो हमेशा वैल्यू जो आएगी ये पॉजिटिव के रूप में आएगी। तो ये आपका धनात्मक त्वरण होगा। लेकिन अगर ये 5 किलोमीटर पर घंटा से चल रही थी, बाद में 4 हुआ, बाद में 3 हुआ, तो जब इसका वेग जो है घटने लगेगा तो यहाँ पर अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो v माइनस यू, तो अंतिम वेग 3 हो गया और प्रारंभिक वेग 5 था, तो अभी माइनस में आपका आएगा। तो वही आपका नकारात्मक त्वरण हो जाएगा। किसकी दिशा के विपरीत होता है, वेग की दिशा के विपरीत। वेग घटेगा तो त्वरण जो आपका आ जाएगा वो नकारात्मक आ जाएगा और इसे कहते हैं हम लोग मंदन। ठीक है, तो वेग बढ़ेगा जब तो धनात्मक त्वरण होगा, जब वेग घटना स्टार्ट हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। तो वेलोसिटी अगर माइनस हो गई तो नकारात्मक त्वरण आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर से पुरानी करंट अफेयर्स था, तो अभी अपडेट करके हम लोग 2024 का पढ़ेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अगर वर्तमान की बात करेंगे तो पीटी ऊषा जो है ये वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। 2024 का आपको अपडेट करके डाटा पढ़ना है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1927 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये भी आपको याद करके चलना है। पुराना डाटा के अनुसार क्या था आंसर? नरेंद्र था। ठीक है, इसको नहीं याद रखना है, नए वाला डाटा आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इस सेट में हमने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं और ये पिछले साल के आपके ज़्यादातर इसमें हमने साइंस के क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन करंट अफेयर हमने आपको अपडेट करके कराई है। तो अगर आप लोग साइंस की तैयारी कर रहे हो तो ये सेट आपके लिए बढ़िया है। जितनी आपके एलपी के हमने आपको सीरीज चलाई हैं, इसके पहले हमने आपको 6 वीडियो कराए हुए हैं, तो उनको भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। इसमें साइंस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं और मेरी आशा है कि अगर आप इसमें से 30 में से इस समय 22 से 23 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं तो आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर को छोड़ दें तो नई वाली अगर आप करंट अफेयर कर पा रहे होंगे तो आप लोग का स्कोर बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप 22 से 23 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो आपका स्कोर बढ़िया माना जाएगा। आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग उत्तर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। पहली बार आप चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। उसमें देखिए आल का एक ऑप्शन होता है बेल आइकन के पास में, तो आल वाले पे करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन हमारे मिलेंगे। हम आपको नए पेपर भी करा रहे हैं, पुराने पेपर भी आपको करा रहे हैं।
हम आपको देखिए एनटीपीसी का जो नया वाला आपका पेपर हुआ है 2021 में उसको भी करा रहे हैं। इसके बाद ग्रुप डी का जो 22 वाला हुआ है उसको भी कराने जा रहे हैं। आपको रीजनिंग का पेपर भी करा रहे हैं नए वाली आपको, तो सब कुछ आपको तैयार करके चलना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।